विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। सबसे पहले इसकी बेसिक्स देखते हैं कि विटामिन B12 बॉडी में अंतर कैसे होता है। विटामिन B12 पाया जाता है सीधे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेज डाइट, डेयरी प्रोडक्ट और जो माइक्रोब्स हैं इन्हीं में पाया जाता है। इसके अलावा ये किसी चीज में नहीं मिलता है, कोई भी वेजिटेबल प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। तो अगर वेजिटेबल प्रोडक्ट आप खा रहे हो तो उसमें अगर माइक्रोब्स मिले हो तो आपको मिल जाएगा विटामिन B12, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जो प्योर यूजली बच्चों में अगर प्योर ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क है उसमें भी नहीं होता है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड वाली मदर है उनमें भी बच्चों को ये चांस होते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन B12 की जो नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 1 to 3 माइक्रोग्राम पर डे की होती है। और एक बार ये लिवर में स्टोर हो जाता है, लिवर में 2 से 4 ग्राम के आसपास स्टोर रहता है ये। और एक बार ये लिवर में स्टोर हो गया है तो ये लिवर में अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोर हो तो एक बार अपने पास विटामिन B12 की सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो लगभग 2 से 4 साल तक इसको लगते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पैदा होने में। तो मतलब एक बार अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में अगर है ये तो फिर से उसकी डेफिशिएंसी होने में लगभग 2 साल लगते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और उसके बाद अपन ने ट्रीटमेंट दे दिया उसको प्रॉपर पूरा, तो ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उसको फिर से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने में लगभग 2 साल लगेंगे। तो रिकरेंट जो होते हैं एनीमिया, रिकरेंट एनीमिया इसमें बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होता है। इसमें पेशेंट हिस्ट्री देगा कि पहले उसको बचपन में था 6 से 7 साल में एक बार एनीमिया हुआ था, उसके बाद जब इलाज कर लिया था तो ठीक हो गया था, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद फिर से होने लगा एनीमिया। तो रिकरेंट एनीमिया इसमें बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होगा, 3 से 4 महीने में ऐसा नहीं होगा जैसे हीमोलिटिक एनीमिया में होता ना कि बहुत जल्दी एनीमिया के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो सर जो पेशेंट आते हैं मतलब 3-4 साल से इंटेक कट है मतलब। तो इंटेक तो इसमें सिर्फ है ना जो प्योर वेजिटेरियन डाइट है उसमें होता ही नहीं है इंटेक। इसके इंटेक के लिए आपको नॉनवेज डाइट में या तो फोर्टिफाइड फूड देना चाहिए, जो फोर्टिफाइड होते हैं आजकल जो जैसे मिल्क है, मिल्क हो गया, ग्राम्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सब फोर्टिफाइड आने लगे हैं। लेकिन अगर आप फोर्टिफाइड को भी आप अच्छे से कर दो, क्या बॉईल कर दोगे तो उसका वो प्रोडक्ट निकल जाता है। या फिर अपन इनफैक्ट जैसे रॉ खाते हैं, रॉ जैसे आप कुछ फ्रूट्स खाते हो या फिर रॉ खाते हो तो उसमें माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स में भी विटामिन B12 होता है। लेकिन आप सब चीज उबाल के खा रहे हो ना तो उन लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का। इसलिए जो क्रोनिक डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं जैसे कैंसर पेशेंट है, मालरीज पेशेंट है, जिनको अपन प्रॉपर डाइट देते हैं ना, जैसे उबली हुआ खाना खाते हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का। और अब विटामिन B12 के काम देख लेते हैं। विटामिन B12 के काम क्या होते हैं बॉडी में। सबसे पहले तो होता है जो प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है। प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स में क्या करता है वो कि इसके लिए इसका जो मैचुरेशन होता है उसमें आगे पॉलीइरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, फिर आगे रेटिकुलोसाइट बनेंगे, फिर आगे इरिथ्रोसाइट बनेंगे। तो ये इनिशियल स्टेज पे है ना, इनिशियल स्टेज पे जो मैचुरेशन होना है उसका, जो कन्वर्ट होना है उसमें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके DNA फॉर्मेशन है ना, उसके DNA फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें DNA फॉर्मेशन नहीं हो पाता, सिर्फ RNA फॉर्मेशन होता है। RNA फॉर्मेशन होने के बाद DNA और RNA का रेशो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसलिए जो सेल्स बनती है ना, सेल्स बहुत बड़ी हो जाती हैं और सेल्स की जो वॉल है वो बहुत वीक होती है, इसलिए इजीली कहीं से भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है जो सीरम बिलिरुबिन है वो बढ़ने लगता है इसमें। तो ये तो एक हो गया RBCs पे काम। उसके अलावा जो नर्व होती है, नर्व में जो माइलिन शीथ है, इसके ऊपर जो माइलिन शीथ जमी हुई है, ये माइलिन शीथ के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो माइलिन शीथ नहीं बनती है तो क्या होता है, नर्व पूरी खोखली हो जाएगी और क्या होगा, टिंगलिंग नमनेस होने लगती है। इसलिए जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण पैरों में टिंगलिंग नमनेस, आपने देखोगे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हाथ पैरों में झुंझुनी आ रही है तो अपन उसको मल्टीविटामिन खाने के लिए बोलते हैं। उसमें भी यही काम रहता है इसका कि माइलिन शीथ जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है। तो झुंझुनी से स्टार्ट होती है, झुंझुनी से स्टार्ट होने के बाद आगे अगर ये लॉन्ग टर्म रहती तो फिर लॉन्ग टर्म रहेगी तो
वो टिंगलिंग नमनेस ऊपर आती जाएगी, फिर धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में चली जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चली जाएगी। तो ब्रेन का जो पूरा डिजनरेशन है वो भी इसके लिए आगे दिक्कत करेगा, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रॉब्लम करेगी, पेशेंट को गेट डिस्टर्बेंस होने लगेगा, चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगी। वे बहुत लेटर स्टेज है, 1-2 पेशेंट ही देखे हैं हमने इसके, जिसमें कि विटामिन B12 के कारण उसको गेट डिस्टर्बेंस हो। एंकल रिफ्लेक्स चले जाते हैं इसमें। इसका क्लासिकल होता है कि एंकल जर्क एब्सेंट होता है इसमें। कोई भी पेशेंट लोअर लिम्ब पैरालिसिस का आता है ना, ये लोअर लिम्ब की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। ग्रेजुअल ऑनसेट पैरापेरेसिस, ग्रेजुअल ऑनसेट पैरापेराइटिस की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। तो जब भी आप किसी को ग्रेजुअल ऑनसेट पैरापेरेसिस को आप इवेल्यूट करोगे, आप इसका स्कैन कराओगे, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और रिफ्लेक्स देखोगे, एंकल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, हाथ पैरों में झुंझुनी है, हाथ पैरों के पेरिफेरल नर्व है, वहां पे सेंसेशन अगर डिक्रीज है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है इसको। ये एक टाइम में जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट हो। कई बार एनीमिया नहीं होता है, सिर्फ न्यूरोपैथी होती है। कई बार न्यूरोपैथी नहीं होती, सिर्फ एनीमिया होता है। हर किसी पेशेंट को किस तरीके से प्रेजेंट होना है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हर कोई पेशेंट एक जैसे प्रेजेंट नहीं करता। अब जैसे एनीमिया है, कई पेशेंटों को सिर्फ एनीमिया मिलता है, कई पेशेंटों को पैनसाइटोपिनिया मिलता है, जिसका TLC भी कम हो जाता है और प्लेटलेट भी कम हो जाता है। कई पेशेंटों को प्लेटलेट कम होने की जगह प्लेटलेट बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाती है। तो इसका कई पेशेंट जॉन्डिस कई पेशेंटों को नहीं मिलता है, कई पेशेंटों में मिलता है। LDH ज्यादातर पेशेंटों में बड़ा हुआ रहता है। रेटिकुलोसाइट कम होंगे इसमें, यह एसोसिएटेड फीचर होगा। तो मेनली ये RBCs में काम करता है और नर्व्स में काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आते अपन ये विटामिन B12 अपन ने जो डाइट में डाइट से खाया, डाइट से खाने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे उसके अंदर विटामिन B12 से एक प्रोटीन बाउंड हो जाती है, इसोफेगस में, यहीं पे मुंह में, यहाँ इसोफेगस में प्रोटीन बाउंड चलता रहता है। विटामिन B12 प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यहाँ तक चलता रहता है, यहाँ तक। यहाँ पे जो है उसकी जो एसिडिटी है स्टमक की, इससे ये प्रोटीन बाउंड क्या हो जाता है, खत्म कर देता है। सिर्फ यहाँ पे विटामिन B12 बचता है। अब यहाँ पे जो पाइलोरस है, स्टमक में पाइलोरस होता है ना एक पार्ट, यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे इससे जुड़ जाता है। अब ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नीचे आता है, नीचे जाके इलियम में आता है, टर्मिनल इलियम। जो टर्मिनल इलियम है, यहाँ पे जो उसके एब्जॉर्प्शन की साइट है टर्मिनल इलियम, टर्मिनल इलियम से यह एब्जॉर्प्शन होता है। जब तक ये इंट्रिंसिक फैक्टर से अटैच नहीं होगा तब तक इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन ऐसी हो जहां पे स्टमक में कोई डिफेक्ट हो या फिर इलियम में कोई डिफेक्ट हो, उस कंडीशन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ आ गया, ब्लड में। ब्लड में ये आ गया, ब्लड में ये इंट्रिंसिक फैक्टर मार देती है। ब्लड में अब इसको ट्रांसकोबालामाइन अटैच हो जाता है। ये ट्रांसकोबालामाइन एक प्रोटीन होती है जो कि लिवर से बनती है। ठीक है, ये ट्रांसकोबालामाइन और विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये ट्रांसकोबालामाइन विटामिन B12 जो है उसको सेल के अंदर घुसने देगा। तो मतलब इसको अगर सेल के अंदर घुसना है विटामिन B12 को, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहला, नॉन वेज डाइट होना चाहिए, जिसमें कि है नॉन वेज डाइट। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे उसमें प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। तीसरा, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए। चौथा, यहाँ की जो ट्रांसकोबालामाइन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और पांचवा, यहाँ पे पाइलोरिक और इलियम में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी कंडीशन ऐसी हो जो इनमें से कहीं पे भी अल्टरेशन करेगी तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसलिए बहुत कॉमनली पाई जाती है क्योंकि सबसे पहला इंडियन डाइट है। इंडियन डाइट एक तो नॉन वेज डाइट नहीं होती है। अब नॉन वेज अपन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट भी है, डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन B12 होता है, दूध, पनीर वगैरह है, ये सब लोग लेते हैं, लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं लेते, है ना। तो अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट ले रहा है तो वो ठीक है, यहाँ से उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है विटामिन B12। सर हीट सेंसिटिव कुछ है? नहीं, हीट से कोई नहीं, स्टेबल है। अब आते हैं, एक तो ये नॉन वेजिटेरियन डाइट होगी। दूसरा आता है अपन, एक कंडीशन होती है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक है ना,
क्रोनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है। यहाँ पे ऑटो इम्यून ओरिजिन की हो, ऑटो इम्यून ओरिजिन से गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है, तो इंटेंसिव फैक्टर बनता ही नहीं है। तो इंटेंसिव फैक्टर बन ही नहीं रहा है तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो ये हो गया परनीशियस एनीमिया की चीज। अब कोई पेशेंट है जो एटलीस्ट 12 महीने से प्रोटॉन पंप इनिबिटर ले रहा है। या फिर रेनिटिडिन या H2 ब्लॉकर ये ले रहा है, उसमें भी गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी। गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी तो ये प्रोटीन का और जो विटामिन B12 का बॉन्ड है वो टूटता ही नहीं है, तो इंटेंसिव फैक्टर उससे अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो कोई भी पेशेंट अगर 12 महीने तक लगातार पीपीआई ले रहा है तो उसको बहुत चांसेस हैं कि उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। मेटफॉर्मिन का 4 महीने का है। अगर कोई पेशेंट 4 महीने तक लगातार मेटफॉर्मिन ले रहा है तो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट सबको मेटफॉर्मिन चलता ही है, 4 महीने का हो तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट है 4 महीने तक लगातार मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वो भी गैस्ट्रिक में ही कुछ जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन डिसाइड कराता है। एनाटॉमिकल कुछ एनामोलिक बना देता है क्या? नहीं, एनाटॉमिकल नहीं होती है वो, कुछ गैस्ट्रिक एट्रोफी कुछ कराता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन 4 महीने का है कि 4 महीने से ज्यादा कोई मेटफॉर्मिन खा रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है विटामिन B12 के। ठीक है। अब किसी पेशेंट का यहाँ की गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, इलियल रिसेक्शन हुआ है, यहाँ की ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, या फिर क्रोन्स डिसीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें कि यहाँ की वॉल डैमेज हो जाती है, इतनी सारी चीजें हो गई, कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ट्रांसकोबालामाइन बनता है कहाँ? लिवर में। कोई पेशेंट को क्रोनिक लिवर डिसीज है, क्रोनिक लिवर डिसीज है, या फिर थायराइड डिसीज में भी कुछ होता है, थायराइड डिसीज में भी ट्रांसकोबालामाइन है, उसमें अल्टरेशन होता है। अब ये ट्रांसकोबालामाइन डेफिशिएंसी ऐसी है, इसमें एक मिसनोमर हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये विटामिन B12 है, विटामिन B12 ब्लड में तो आ चुका है, तो आप उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल टू इंक्रीज रहेगा। लेकिन क्लिनिकली आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी। तो अगर क्लिनिकली आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिल रही है तो, और लेकिन आपको यहाँ पे इसमें नहीं दिखा रहा है तो भी आपको जरूरी नहीं है कि उसको वो हो कि विटामिन B12 मतलब नॉर्मल आ रहा है तो भी आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। उस कंडीशन में आपको ट्रांसकोबाला, इसलिए अपन ये देखते हैं कि हमेशा ट्रायल देते ही हैं। विटामिन B12 से टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्लिनिकली आपको सब कुछ लग रहा है उसको। क्लिनिकल साइंस क्या है इसके विटामिन B12 डेफिशिएंसी के? तो मतलब ब्लड में जो नॉर्मल दे रहा है वो यूज नहीं हो पा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा ना, सेल्स को मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसको है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, लेकिन टेस्ट में नॉर्मल आ रहा है वो, तो वो होता है ट्रांसकोबालामाइन की डेफिशिएंसी। उस कंडीशन में फिर अलग टेस्ट करते हैं, मिथाइल मायोनिक एसिड होते हैं, वो सब टेस्ट करे जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वो कोई करता नहीं है टेस्ट। क्लिनिकली क्या है, विटामिन B12 देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अपन क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं, तो उसको सस्ता है, टेस्ट से सस्ता तो ट्रायल, टेस्ट से सस्ता ट्रायल पड़ेगा। ठीक है। ट्रायल। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके? क्लिनिकल फीचर्स में आपको पहला एनीमिया मिलेगा, दूसरा न्यूरोपैथी मिलेगी। एनीमिया का जो टिपिकल टाइप होता है, एनीमिया के साथ नकल हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा, टंग जो है बिल्कुल ग्लॉसी मिलेगी, ग्लॉसी टंग, ग्लॉसी समझते ना, चमकदार टंग मिलेगी। उसका जो ऊपर की जो सरफेस है ना बॉल, ये एपिथेलियल सेल डिफेक्ट करा देता है। एपिथेलियल सेल डिफेक्ट कराएगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा? माउथ अल्सर कॉमनली मिलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर मिलेगा, डिक्रीज एपेटाइट मिल जाएगी, इसके साथ डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कुछ भी करा सकता है। कुल मिला के जितनी भी एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल में डैमेज करा देता है। नर्व में आपको पता ही बताया था हमने, पेरेस्थीसिया मिलेगा, माइलिन शीथ के कारण पेरेस्थीसिया, और आगे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड में गेट डिस्टर्बेंस कराएगा, फिर पैरापेरेसिस करा सकता है, और आगे जाके ब्रेन में भी डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी है वो करा सकता है। ठीक है, तो ये उसके प्रेजेंटेशन रहेगा। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या रहता है? डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगी? डायग्नोसिस कंफर्म करने का यही चारा है, या तो आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करा के उसको ट्रायल पे डाल दो, या फिर आप उसका टेस्ट करा लो विटामिन B12 का लेवल। विटामिन B12 का लेवल कराना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर आप क्लिनिकल सस्पिशियस कर रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट दे सकते हो। फिर भी आपको अगर डायग्नोसिस में कोई कंफ्यूजन है तब आप विटामिन B12 का लेवल कराओ, और नॉर्मल आता है या फिर डिक्रीज आएगा या फिर सी वैल्यू। इसके लेवल जो है, एक होता है कि मोर देन 450 आ रहा है, 450 to 150 है,
लेस देन 150, अगर लेस देन 150 आता तो हाई डेफिशिएंसी, 452 बॉर्डर लाइन हो गया, ये नॉर्मली कहलाएगा। हाँ, तो अब अगर ये डिग्री इन दोनों कंडीशन में है तो आप उसको ट्रीटमेंट चालू करोगे। अगर ये नॉर्मल आता है लेकिन आपको क्लिनिकल सस्पिशियस है कि उसको विटामिन B12 ही है, तो फिर अपन उसका मिथाइल मेलोनिक एसिड कराते हैं लेवल। आगे का बहुत लंबा प्रोसेस है, उसका ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर ये नॉर्मल आ रहा है तो अपन ट्रायल में डाल देंगे। डायग्नोसिस के बाद अपन आते हैं ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट में सीबीसी में कुछ चेंजेस देखेंगे इसकी वजह से अलग से? सीबीसी भी बताया था मैंने, मैक्रोसाइटिक मिलेगा, मैक्रोसाइटिक मिलेगा, हाइपरक्रोमिक मिलेगा, क्योंकि वो आरबीसी की आरएनए और डीएनए का वो गड़बड़ा जाता है, तो आरबीसी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी वॉल जो है वो वॉल फ्रेजाइल हो जाती है, तो वॉल मैक्रोसाइटिक मिलेगी और हाइपरक्रोमिक मिलेगी, और साथ में इसमें क्या मिल जाएगा, एनीमिया मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है, क्योंकि ये पूरे जो मैचुरेशन जहां से होता है वहां पे डिफेक्ट करती है, तो तीनों लाइनें खराब होती है इसकी। डब्ल्यूबीसी कम मिलेगी, डब्ल्यूबीसी कम जरूर मिलेगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो रेशो है वो मेंटेन रहेगा, मतलब जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशो है ना वो मेंटेन रहेगा। न्यूट्रोफिल ऑलमोस्ट 60 से 70% होते हैं, लिम्फोसाइट ऑलमोस्ट 20 to 25% है, ये जो रेशो ये मेंटेन रहेगा। यही रेशो डिफरेंशिएट करता है उसको एप्लास्टिक एनीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और अर्ली स्टेज ऑफ मैलिग्नेंसी कैंसर, ये तीन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। पहला एप्लास्टिक एनीमिया, दूसरा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और अर्ली स्टेज ऑफ मैलिग्नेंसी। किसी भी पेशेंट का सीबीसी कराओगे तो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन में पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। पैनसाइटोपिनिया के साथ साथ बस यही रहेगा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का रेशो है वो इसमें अल्टर नहीं होगा। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे। एमडीएस और अर्ली स्टेज ऑफ मैलिग्नेंसी, इसमें कुछ भी मिल सकता है, कहीं कुछ भी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट बनने लगते हैं। ये ब्लास्ट जो है वो सेल काउंटर उसको कुछ भी कर सकता है। इसका अपन कराएंगे पीएस फॉर टाइपिंग, पीएस फॉर टाइपिंग कराई। पीएस फॉर टाइपिंग में अगर इसको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिलते हैं, इसका क्लासिकल फीचर है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होते हैं ना, न्यूट्रोफिल का यूजुअली 2 या 3 लोब होते हैं इसमें डीएनए में, लेकिन अगर इसके बहुत सारे सेगमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे सेगमेंट मिल रहे हैं, हाइपर सेगमेंट मिल रहे हैं, ये क्लासिकल फीचर होता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है इसको। तो अगर मैक्रोसाइटिक और हाइपरक्रोमिक है, साथ में उसको पैनसाइटोपिनिया है लेकिन रेशो रिवर्स नहीं हुआ है, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मिल रहा है, तो इन सब चीजों को मिला के अपन बोल सकते हैं उसको क्लासिकल विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। ट्रीटमेंट इसका 2 टाइप से दे सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट, एक पेशेंट सिम्टोमेटिक है और एक पेशेंट असिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टोमेटिक या तो उसको न्यूरोलॉजिकल कोई साइन है या फिर एनीमिया है। कई बार अपन रूटीन टेस्ट करते हैं, रूटीन आरोग्यम टेस्ट कराते हैं, उसमें भी उसकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको ओरल दे सकते हैं, बाकी अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको इंजेक्टेबल ही ट्रीटमेंट देना है। ये रूल ऑफ थंब है कि पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, उसको एनीमिया या न्यूरोपैथी हो रही है तो उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देना है। क्यों देना है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है उसको कॉज क्या है विटामिन B12 का, क्योंकि ज्यादातर केस में विटामिन B12 का जो कॉज होता है या तो एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आ रहा है या तो फिर इनटेक नहीं आ रहा है। अब एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट नहीं है कि इनटेक नहीं है, ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी स्टमक की बायोप्सी करानी पड़ेगी। परनीसियस एनीमिया के लिए एक वो टेस्ट होता है शीलिंग टेस्ट, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, ओरल और इंजेक्टेबल विटामिन B12 देते हैं, उसको वही रेडियो एक्टिव आयोडीन से बाइंड करा के फिर देखते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, हर कोई कराता नहीं है, और माइल्ड लेवल पे तो अपन बिल्कुल ही नहीं कराते। तो अपन को ये है कि उसको जैसे अगर आपको दोनों में से कोई एक भी चीज साइन मिल रहे हैं और विटामिन B12 की कमी आप सस्पेक्टेड हो तो सीधे उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दो। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट कब तक देना है और कैसे देना है, इसका वही है रूल। या तो आप अल्टरनेट, अगर उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो रही तो अल्टरनेट डे इंजेक्शन लगाओ, या फिर ट्वाइस वीकली इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर बहुत माइल्ड लेवल पे तो वंस अ वीक इंजेक्शन लगा सकते हैं विटामिन B12 का। कब तक लगाना है, जब तक कि उसको या तो आप कॉज ना पता कर लो या तो उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के बाद भी इसका एक प्रोटोकॉल है कि आप उसको अल्टरनेट डे देखो जब तक कि उसका HB जो है 10 से ऊपर नहीं हो जाता, या फिर न्यूरोपैथी के कोई साइन खत्म तो नहीं हो जाते। अल्टरनेट डे देना है, उसके बाद वीकली देना है उसको,
1 मंथ तक, उसके बाद एवरी मंथ देना है 3 मंथ तक, उसके बाद एवरी 3 मंथली देना है लाइफ लॉन्ग उसको। ये इसका प्रोटोकॉल है कि उसको बार बार डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए, कि पहले जब तक उसको हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर तक करना है तब तक उसको अल्टरनेट डे देते रहो। एक बार 10 से ऊपर हीमोग्लोबिन हो गया तो उसको हर वीक में देना है 1 मंथ तक, उसके बाद हर मंथ देना है 3 मंथ तक, फिर हर 3 मंथ देना है लाइफ लॉन्ग। या तो उसको बोलो कि अगर उसको ओरल इनटेक में, ओरल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से उसको डेयरी प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे या फिर नॉन वेज डाइट लेनी पड़ेगी। और नहीं ले पा रहा, कॉज पता ही नहीं है कॉज, या फिर अपन को आइडेंटिफाई हो गया लेकिन ऐसा कॉज आइडेंटिफाई हुआ है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब किसी को इलियल रिसेक्शन है, गैस्ट्रेक्टोमी हो गई है, लंबे समय तक उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाना ही पड़ेगा, लंबे समय तक उसको मेटफॉर्मिन लेना ही पड़ेगा। इन केसेस में ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर जैसे इसमें तो हाइपरक्रोमिक पिक्चर आती है, तो अपन आयरन क्यों देते हैं? आयरन इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट की जो जब अपनी एनीमिया है ना, एनीमिया के बाद उसको विटामिन B12 दे दिया अपन ने, विटामिन B12 दे दिया मतलब कि अपने पास रॉ मटेरियल बन गया। खून बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है ना, तो एक बार बॉडी में इतना नहीं होता सफिशिएंट आयरन कि उसको तुरंत, अपन को पता भी नहीं है कि एक्चुअली जो आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है ना, दोनों के कॉज जो है वो एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट वाले ज्यादा है। आयरन की डेफिशिएंसी पहले पैदा होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के, तो आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, विटामिन B12 भी हो सकती है उसको। हाइपरक्रोमिक अगर देखने पिक्चर मतलब ओवरलोड होगा ना सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो हाइपोक्रोमिक वैसे तो देखा जाए तो अगर आयरन और विटामिन दोनों की कमी होती है ना तो यूजली माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमी की पिक्चर आती है, लेकिन उस समय ज्यादा ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं दे रहे, थोड़ा लेकिन कम मात्रा में तो देना ही पड़ता है। बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए ना उसके लिए, एकदम से आयरन मतलब अपनी जो बोन मैरो है वो बनाना चालू करेगी आरबीसी, तो उसको रॉ मटेरियल अगर कम पड़ेगा तो फिर अच्छे से बन नहीं पाएगी, इसलिए ज्यादा दे देते हैं आयरन साथ में। ठीक। ठीक है।